हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 5, नाम है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। ठीक, तो सबसे पहले डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट की। किसी काट क्षेत्र से प्रति एकांक समय में गुजरने वाला जो फ्लक्स है, गुजरने वाला जो आवेश है, वो क्या कहलाता है, या विद्युत धारा। जैसे एकांक समय में किसी एरिया से कितना करंट गुजरता है, वो विद्युत धारा कहलाएगी। यदि काट क्षेत्र डेल्टा क्यू से डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू आवेश गुजरता है, तो धारा हो जाएगी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ठीक, अब आई इंस्टेंटेनियस, ये आ गई एवरेज करंट। ये जो आया है आई एवरेज है, ये डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। आई इंस्टेंटेनियस, किसी एकांक किसी निश्चित समय पर किसी क्षण, तो ये आ जाएगा आई इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए तात्क्षणिक। आई इंस्टेंटेनियस का मीनिंग हो गया तात्क्षणिक धारा। ये यदि आवेश प्रवाह की दर समय के साथ बदलती है तो विद्युत धारा तात्क्षणिक होती है। आई इंस्टेंटेनियस लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टी 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये बन जाएगा। ओ डेल्टा क्यू से छोटी क्वांटिटी होती है डी क्यू, सबसे छोटी क्वांटिटी डी क्यू, जिसे हम एलिमेंट या अल्पांश बोलते हैं, ये आ गया डी क्यू अपॉन डी टी। मात्रक हम सभी को पता है एम्पियर। 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड, तो कूलाम पर सेकेंड, जिसे 1 एम्पियर बोला जाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन बनाइए, कई बार एग्जाम में आ जाती है। 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। यदि किसी चालक तार में से 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो चालक तार में 1 एम्पियर प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए, तो 1 एम्पियर के लिए ये डेफिनेशन आपको लिखनी है। यदि किसी चालक तार में से 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाह होता है तो चालक तार में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। ठीक है, ये दे दी गई है इसकी सीजीएस यूनिट, ईएमयू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, या बायोट। एक इम्पोर्टेंट चीज़ इलेक्ट्रिक करंट के लिए, इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन शो हो रही है, बट फिर भी ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जबकि हमने पीछे पढ़ा है कि वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जो डायरेक्शन शो करती है, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जो डायरेक्शन शो नहीं करती है। बट इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन शो करते हुए भी, मतलब दिशा दिखाते हुए भी, ये क्या है, एक अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि यह सदिशों के संयोजन के नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए इसे बोलेंगे टेंसर। एक्चुअल में ये एक टेंसर राशि कहलाती है, प्रदिश राशि। ठीक है, लेकिन अपन जब लिखेंगे तो इसे हम अदिश राशि के रूप में ही लिखते हुए चलेंगे। ठीक, आगे देखिए। अब विद्युत धारा की दिशा हमेशा कैसे रहेगी? धनावेश से ऋणावेश की ओर, अर्थात इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में होते हैं उसके अपोजिट करंट की डायरेक्शन होती है। इसमें जो अगली चीज़ आती है वो आती है करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। ये इम्पोर्टेंट है। किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट में प्रवाहित धारा, किसी एरिया में से जो करंट फ्लो हुआ वो कहलाएगा धारा घनत्व। और किसी एरिया में से 1 सेकेंड में फ्लो हुआ करंट क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक। 1 सेकेंड में फ्लो हुआ चार्ज क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। दोबारा सुन लीजिए, कोई कंडक्टर है, उसके क्रॉस सेक्शनल में, मतलब किसी उसके एरिया में से 1 सेकेंड में कितना आवेश निकला, वो है करंट। और किसी कंडक्टर के एरिया में से प्रवाहित धारा क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक करंट। ये कहलाएगा धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। इसे जे से व्यक्त किया जाता है और ये एक सदिश राशि है, तो ये बनेगा जे वेक्टर इज इक्वल्स टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा ए इंटू आई कैप।
तो जे आ गया आई अपॉन ए इंटू आई कैप, तो आई बराबर बन जाएगा जे डॉट ए। ठीक है, मात्रक ले लो, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा ए, आई हो गया करंट एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट बन जाएगी। ठीक, अब इसी में देखिए, अगर थीटा बराबर, इस फॉर्मूले में थीटा बराबर 0 डिग्री रखिए, 0 डिग्री का मीनिंग ये होता है मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और थीटा 90 रखते ही कोस 90 0, करंट डेंसिटी हो जाएगी 0। ठीक है, इसी में आगे आती है एक और चीज़ जो कहलाती है सातत्य समीकरण, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यदि चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान नहीं है, यहाँ देखिए, यहाँ अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल देखिए A1 बड़ा हो रहा है, इस जगह अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल देखिए एकदम A2 लिखा हुआ ऊपर ये रहा। ठीक है, ये बहुत छोटा है, यहाँ बड़ा है, तो ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी करंट क्या रहेगी, समान ही रहेगी, तो धारा घनत्व हो जाएगा इस क्रॉस सेक्शन से JA1 बराबर JA2। ठीक, अब इसमें एक चीज़ आती है अपवाह वेग। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और आती है जिसे बोलते हैं अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। होता क्या है वो समझना आप। मान लीजिए कि मेरे पास ये एक कंडक्टर है। ठीक है, ये एक कंडक्टर है मेरे पास। अब इस कंडक्टर में मैंने अभी इस पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है। ठीक है, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर में चार्जेज होते हैं। मान लो मैंने चार्जेज के फॉर्म में क्या माना, आप चाहे इलेक्ट्रॉन मान लो, आप चाहे प्रोटॉन मान लो। ठीक है, अगर मैंने क्या लिया, ये लिया, मान लो मैंने प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज। अब ये इस तरह रैंडमली गति करते हुए घूमते फिरते लास्ट में यहीं आ गया जहाँ पहले था, तो इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो गई, इस लाइन पे देखिए, इसी लाइन से मान लो इसने अपने मोशन स्टार्ट किया था और ये वापस इसी लाइन पे आ गया। दोबारा देखिए डायग्राम को, ये मैंने कोई प्रोटॉन लिया है, ये प्रोटॉन बिल्कुल इसी लाइन से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इसको। इस लाइन से ये प्रोटॉन चला, ये गया, फिर यहाँ से टकराया, फिर आया, फिर टकराया, फिर गया, फिर टकराया, फिर आया, फिर टकराया और फाइनली वापस यहीं आ गया। तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और यही इसकी नीचे आ गई फाइनल पोजीशन। तो आप एक चीज़ देखिए, यहाँ इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही है, तो इनकी वेलोसिटी क्या हुई, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय। डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल और फाइनल एक ही होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन तो एक ही है, एक ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रही है। तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गया 0 अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी आपको मिली 0। यहाँ जो भी ये जो इलेक्ट्रॉन या चार्जेज जो मूव कर रहे थे, इन चार्जेज की वेलोसिटी कितनी आ गई, 0। कब, जब मैंने कंडक्टर पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तब। ये तब आता है जब हम कंडक्टर पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड
अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने के बाद क्या होता है। जब हम कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं उस पोजीशन में क्या होता है वो चेक कीजिए। अब ये देखिए, जैसे ही मैंने कंडक्टर पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, मतलब एक जगह पॉजिटिव आ गया और एक जगह नेगेटिव, कब आएगा, जब मैं इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा। ये हाई पोटेंशियल पे आ गया और ये लोअर पोटेंशियल पे आ गया है। ये आपका हायर पोटेंशियल पे, ये आपका लोअर पोटेंशियल पर। होता क्या है, जैसे ही हम कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ये रहा चार्ज। कौन सा चार्ज है ये, इलेक्ट्रॉन ले रहे हो कि प्रोटॉन। हमने प्रोटॉन का एग्जांपल लिया तो प्रोटॉन से सीख लेते हैं। ये प्रोटॉन है तो ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव तो ये वाला पॉजिटिव इसको रिपल करेगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इस प्रोटॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और ये जो पहले आपके यहाँ पहुँच रहा था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। अगेन फिर डिस्टर्ब, ये थोड़ा थोड़ा क्या होता जाएगा, अपनी पोजीशन डिस्टर्ब होता जाएगा। और फाइनली क्या करेगा, ये रुकना चाहिए था इसको इस लाइन पर, लेकिन ये इस लाइन पे रुकने की बजाय थोड़ा सा आगे आ गया। ये दूरी आपको क्या मिल गई, एक्स्ट्रा मिल गई इस पे। ये जो डिस्टेंस आती है इसे बोलते हैं चार्ज जो है अपनी इनिशियल पोजीशन से ड्रिफ्ट हो गया। ठीक है, इस चीज़ को बोलते हैं ड्रिफ्ट। यहाँ बोलेंगे चार्ज अपनी पोजीशन से ड्रिफ्ट हो गया, मतलब अपवार। अगले पेज पे ये डायग्राम थोड़ा सा आपको नोट्स में भी क्लियर दिख जाएगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखिए क्या बनी थी। किसी चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, कोई भी कंडक्टर है, यदि उस कंडक्टर पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाते हैं तो कंडक्टर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, चालक के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जिस एवरेज वेलोसिटी से गति करते हैं उसको, अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत जाएंगे तो उसे हम इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग कहते हैं। किसी चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, या किसी चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से विद्युत क्षेत्र के विपरीत गति करते हैं वह क्या कहलाता है, अपवाह वेग कहलाता है वह वेग। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन गेट्स ड्रिफ्टेड टुवार्ड्स द पॉजिटिव एंड्स ऑफ द बैटरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। इसे वीडी से व्यक्त किया जाता है, नॉर्मल वी नहीं लिखेंगे, इसे वीडी से व्यक्त किया जाएगा। इसकी आगे देखिए एक छोटी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन दी गई है। ये जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था वो उसकी थ्योरी लिखी हुई है यहाँ पर। अब यहाँ देखिए नीचे, ये देखिए विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा। बल होता है बराबर QE, एक्सीलरेशन आ गया A बराबर F/m, क्योंकि बिना एक्सीलरेशन के फोर्स नहीं आता है तो A बराबर F की वैल्यू होगी QE/m। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो Q बन गया E, तो A बराबर हो गया EE/m। अब मोशन की फर्स्ट इक्वेशन, जो न्यूटन के गति की पहली समीकरण क्या है, V = U + AT, तो V फाइनल, U को मान लो U इनिशियल प्लस AT। ठीक है, अब आगे देखिए V फाइनल आ गया, देखिए U इनिशियल तो 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0। कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था हमने।
इनिशियल वेलोसिटी जीरो तब आई थी जब हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वेलोसिटी क्या थी? जीरो। कारण वेलोसिटी जीरो होने का कारण था वहाँ पर इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही आई थी। 0 + 80, इसकी वैल्यू रख दीजिए ई। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है तो -E//T ये आ गया टी एवरेज को बोलेंगे टो। यहाँ टाइम जो आएगा ये हमने एक इलेक्ट्रॉन की बात की थी, यहाँ पर ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सबका टाइम लिया जाएगा तो टी एवरेज लिया जाएगा, जिसे मध्य मुक्त समय बोलेंगे। ये कहलाएगा टो, विश्रांति काल। ठीक, ये एक डायग्राम जो मैंने अभी समझाया था वो दिया गया था, इनिशियल फाइनल पोजीशन एक और अलग अलग वाला जो भी मैंने पीछे आपको बताया है। तो यहाँ से जो वी डी का मान आएगा वो आएगा -E/m × टो। ठीक है, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक का हमने इसको देखा है। आप अपने नोट से मैंने इसको आपको समझाने की कोशिश की है, इसको देखिए, पढ़िए, समझिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे आप डिस्कस कीजिए। ठीक है।